तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके का टॉपिक है, जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष और प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के फरवरी में होने वाले एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं भारत की शान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। जब हम इसरो का नाम सुनते हैं तो हमें चंद्रयान और मंगलयान जैसे बड़े मिशन याद आते हैं, लेकिन इन बड़े मिशनों के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है ना? बिल्कुल, ये किसी एक जगह का काम नहीं है। भारत के कोने कोने में फैले इसरो के केंद्र हैं जो मिलकर इन मिशनों को हकीकत में बदलते हैं। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। तो चलिए इसी इकोसिस्टम को समझते हैं। मान लीजिए हमें एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो इसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? कौन इसका आइडिया डिजाइन तैयार करता है? देखिए, इसकी कहानी ज्यादातर शुरू होती है बेंगलुरु के UR राव उपग्रह केंद्र से, जिसे पहले आईसेक कहते थे। आप इसे सैटेलाइट की जन्मभूमि कह सकते हैं। जन्मभूमि, अच्छा। हाँ, यहीं पर सैटेलाइट का डिजाइन, उसकी बनावट और उसके अंदर लगने वाले जरूरी जो भी उपकरण है वो तैयार होते हैं। एक तरह से ये मिशन का दिमाग बनाते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट का दिमाग बेंगलुरु में तैयार हो गया, लेकिन इसे अंतरिक्ष तक ले जाने के लिए तो एक शक्तिशाली रॉकेट यानी एक बाहुबली चाहिए। वो कहाँ बनता है? उसके लिए हमें केरल के तिरुवनंतपुरम जाना होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC, ये वो जगह है जो भारत के सारे लॉन्च व्हीकल रॉकेट बनाती है। PSLV हो या GSLV, इन सब का विकास यहीं पर होता है। और इन रॉकेट के इंजन वो भी वहीं बनते हैं? नहीं, जो सबसे जटिल चीज होती है यानी लिक्विड इंजन, उसे बनाने का काम LPC करता है, द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। इसकी शाखाएं तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु दोनों जगह हैं। कमाल है। बेंगलुरु में सैटेलाइट बनी, तिरुवनंतपुरम में रॉकेट बना। अब इन दोनों को लॉन्च के लिए कहीं तो मिलना होगा। सही पकड़ा आपने। वो जगह है आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा द्वीप, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये भारत का स्पेस पोर्ट है। यहीं पर रॉकेट और सैटेलाइट को एक साथ जोड़ा जाता है और यहीं के लॉन्च पैड से उनकी अंतरिक्ष की यात्रा शुरू होती है। और लॉन्च के बाद क्या काम खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार लॉन्च होने के बाद उस पर नजर रखने का काम, उससे बात करने का काम, वो बेंगलोर में बैठा ISTRR करता है, इसरो का ट्रैकिंग नेटवर्क। ये तो वाकई एक पूरी फिल्म प्रोडक्शन जैसा है। कोई कहानी लिखता है, कोई कैमरा तैयार करता है और फिर एक लोकेशन पर पूरी टीम मिलकर शूट करती है। अच्छा, इन सैटेलाइट्स का असल में काम क्या होता है? उसके लिए भी अलग अलग केंद्र हैं, जैसे अहमदाबाद का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC। वो ये तय करता है कि सैटेलाइट का इस्तेमाल कम्युनिकेशन में, मौसम की जानकारी में या नेविगेशन में कैसे हो। और सैटेलाइट से जो तस्वीरें आती हैं उनका क्या? हाँ, उसके लिए है हैदराबाद का राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC। ये सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का विश्लेषण करता है, जिससे हमें पता चलता है कि देश में कहाँ जंगल हैं, कहाँ पानी है या कहाँ खनिज हो सकते हैं। और इस ज्ञान को आगे भी तो बढ़ाना होता होगा। बिल्कुल, और वो काम देहरादून का भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS करता है। वो ट्रेनिंग देता है, अगली पीढ़ी को तैयार करता है। ये समझना तो बहुत दिलचस्प था। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। भारत के इस शानदार सफर की नींव कहाँ और कैसे रखी गई? इसकी कहानी शुरू होती है वैश्विक अंतरिक्ष होड़ से। 4 अक्टूबर 1957 को सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक I लॉन्च करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। और फिर अमेरिका की एंट्री हुई। हाँ, अमेरिका ने 1958 में अपने एक्सप्लोरर I सैटेलाइट से इसका जवाब दिया। फिर तो चांद पर जाने की होड़ शुरू हो गई और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन से नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। और उस समय भारत कहाँ था? हम तो एक नया आजाद हुआ देश थे। हम शुरुआत कर रहे थे, लेकिन बड़े सपनों के साथ। 1963 में केरल के एक छोटे से गांव फुम्बा से हमने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे लॉन्च किया। वो तस्वीरें हैं ना, जिनमें रॉकेट के हिस्सों को साइकिल और बैलगाड़ी पर ले जाया जा रहा है। हाँ, मैंने देखी हैं वो तस्वीरें। बस वहीं से हमारे सफर की नींव पड़ी। फिर 1969 में इसरो की स्थापना हुई और 1974 में हमने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। साइकिल से चांद तक का सफर वाकई कमाल है। इसरो की स्थापना के बाद जो सबसे बड़े मिशंस हुए उनमें से एक था मंगलयान। उसकी सबसे खास बात क्या थी? मंगलयान की सबसे खास बात ये नहीं थी कि हम मंगल तक पहुंचे,
बल्कि ये थी कि हम कैसे पहुंचे। हमने ये अपने पहले ही प्रयास में कर दिखाया, जो अमेरिका और रूस जैसे देश भी नहीं कर पाए थे। और उससे भी बड़ी बात, हमने इसे एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम में कर दिखाया। इसने दुनिया को भारत की फ्रूगल इंजीनियरिंग की ताकत दिखाई। बिल्कुल, कम लागत में बेहतरीन तकनीक। और हमारी चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1 ने तो कुछ ऐसा खोजा था जिसने चांद को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सही कहा। 2008 में लॉन्च हुए चंद्रयान 1 ने ही दुनिया को पहली बार पुख्ता सबूत दिए कि चांद की सतह पर पानी के अणु मौजूद हैं। इससे पहले चांद को एक सूखी, बेजान जगह माना जाता था। लेकिन चंद्रयान 2 के साथ तो एक हादसा हो गया था, लैंडिंग सफल नहीं हो पाई थी। हाँ, 2019 में चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर तो सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में पहुंच गया, वो आज भी काम कर रहा है। लेकिन लैंडर विक्रम, वो सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। हाँ, मुझे याद है। उस समय इसरो के अध्यक्ष के सिवन थे और पूरा देश उस पल को महसूस कर रहा था। लेकिन इसरो की खासियत यही है कि वो हार नहीं मानता। और इसी का नतीजा था चंद्रयान 3। एकदम सही। चंद्रयान 2 की असफलता से सीखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 बनाया और 23 अगस्त 2023 को इसने सफलतापूर्वक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया। ऐसा करने वाले हम दुनिया के चौथे देश बने। चौथे देश, लेकिन दक्षिणी ध्रुव जैसे मुश्किल इलाके में उतरने वाले पहले। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि वहाँ बर्फ के रूप में भारी मात्रा में पानी हो सकता है, जो भविष्य के मिशनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। बिल्कुल। इन बड़े मिशनों के अलावा कुछ और उपग्रह भी हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। हाँ, कई हैं, जैसे GSAT सीरीज के सैटेलाइट्स। हम जो घर पर DTH लगाकर क्रिकेट मैच देखते हैं या दूर दराज के इलाकों में जो ATM चलते हैं, उनके पीछे इन्हीं सैटेलाइट्स का हाथ है। और भी कुछ हैं। हाँ, जैसे सरल नाम का एक सैटेलाइट है। ये फ्रांस के साथ मिलकर समुद्र के अध्ययन के लिए बनाया गया है। और ओशनसैट तो मछुआरों के लिए वरदान है। ये बताता है कि समुद्र में कहाँ मछलियां ज्यादा मिलेंगी। और अब तो हम सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन भी भेज चुके हैं। इन सभी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए हमें अलग-अलग तरह के रॉकेटों की जरूरत पड़ती होगी। हमने PSLV और GSLV का नाम सुना है, इनमें क्या अंतर है? आप PSLV को इसरो का भरोसेमंद वर्क हॉर्स कह सकते हैं। ये एक बहुत ही विश्वसनीय तीसरी पीढ़ी का रॉकेट है। चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे हमारे कई ऐतिहासिक मिशन इसी पर बैठकर गए हैं। तो फिर हमें GSLV जैसे और बड़े रॉकेट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जरूरतें बढ़ गई। हमें भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को पृथ्वी से बहुत दूर एक खास ऑर्बिट में भेजना था, जिसे जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट या GTO कहते हैं। इस काम के लिए PSLV की ताकत कम पड़ रही थी, इसलिए GSLV बनाया गया, जिसमें बेहद शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन लगा है। और GSLV MK3, जिसे अब LVM3 कहते हैं, वो तो बाहुबली के नाम से मशहूर है। हाँ, LVM3 हमारा अब तक का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ये 4 टन, मतलब एक हाथी के वजन के बराबर के सैटेलाइट को GTO ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। हमारा चंद्रयान 2 मिशन इसी बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो ये तो हुई अंतरिक्ष में हमारी पहुंच की बात। अब रक्षा प्रौद्योगिकी की दुनिया में चलते हैं। जरूर। रक्षा प्रौद्योगिकी में मिसाइलें हमारी ताकत का एक बड़ा स्तंभ है। इन्हें मोटे तौर पर 2 तरह से समझा जा सकता है। पहली होती है बैलिस्टिक मिसाइल, जैसे अग्नि और पृथ्वी। इन्हें आप एक गेंद की तरह समझ सकते हैं, जिसे एक बार फेंक दिया तो वो एक तय रास्ते पर जाकर ही गिरेगी। और दूसरी होती हैं क्रूज मिसाइल, जैसे ब्रह्मोस और निर्भय। ये ज्यादा स्मार्ट होती हैं। ये किसी विमान की तरह पृथ्वी की सतह के करीब उड़ती हैं, अपना रास्ता बदल सकती हैं और दुश्मन के रडार से बचकर अपने टारगेट को हिट करती हैं। ब्रह्मोस का नाम तो दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सुपरसोनिक है, मतलब आवाज की गति से भी लगभग 3 गुना तेज। जब तक दुश्मन को इसके आने का पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। और दागो और भूल जाओ तकनीक वाली मिसाइल? वो है नाग, टैंक रोधी मिसाइल। एक बार लॉन्च करने के बाद आपको उसे गाइड करने की जरूरत नहीं, वो खुद अपने टारगेट को ढूंढकर खत्म कर देगी। हवा से हवा में लड़ाई के लिए भी हमारे पास कुछ स्वदेशी है। और पनडुब्बियों से परमाणु हमला करने की क्षमता हमें K4 मिसाइल से मिलती है, जिसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। मिसाइलों के अलावा हमारी वायुसेना के लड़ाकू विमान भी हमारी बड़ी ताकत हैं। बिल्कुल।
हमारे पास रूस में बने सुखोई 30 MKI, फ्रांस के मिराज 2000 जैसे बेहतरीन विमान हैं, लेकिन असली गर्व का विषय है हमारा अपना हल्का लड़ाकू विमान तेजस। इसे बनाना एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा रही, लेकिन आज ये हमारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और बिना पायलट वाले विमान यानी ड्रोन्स के क्षेत्र में हम कहाँ हैं? इस क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। DRDO ने लक्ष्य जैसा टारगेट ड्रोन और निशांत जैसा निगरानी करने वाला UAV बनाया है, लेकिन भविष्य रुस्तम जैसे UAVs का है। इसका जो नया संस्करण है रुस्तम 2, जिसका नाम अब तपस BH-201 कर दिया गया है, वो लंबे समय तक आसमान में रहकर निगरानी कर सकता है। आसमान और जमीन के बाद अब समुद्र की गहराइयों की बात करते हैं। पनडुब्बियों के मामले में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? निसंदेह INS अरिहंत। ये भारत में बनी पहली परमाणु पनडुब्बी है। इसकी खासियत यह है कि ये महीनों तक पानी के नीचे रह सकती है और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलें दाग सकती है। INS अरिहंत के आने से भारत ने अपनी न्यूक्लियर ट्रायड पूरी कर ली। न्यूक्लियर ट्रायड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब भारत जमीन, हवा और समुद्र तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। ये किसी भी दुश्मन को हम पर हमला करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देता है। और समुद्र की सतह पर राज करने वाले विमान वाहक पोत? विमान वाहक पोत किसी भी नौसेना की शान होते हैं। ये समुद्र में तैरते हुए एयरबेस की तरह हैं। हमारे पास INS विक्रमादित्य है, जिसे हमने रूस से लिया था, लेकिन असली मील का पत्थर है INS विक्रांत। ये भारत में डिजाइन और निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। ये सब सुनकर ये तो साफ है कि भारत ने रक्षा उत्पादन में एक लंबा सफर तय किया है। अंत में उन संस्थानों के बारे में भी बताइए जो पर्दे के पीछे रहकर इन सब हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को बनाते हैं। जरूर, इन गुमनाम नायकों के बिना ये संभव नहीं है। बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL हमारे विमान और हेलीकॉप्टर बनाता है। हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL मिसाइलें बनाता है। मुंबई का मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स हमारी पनडुब्बियों और युद्धपोतों का निर्माण करता है। और इन सब में लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स और रेडार बनाने का काम बेंगलुरु का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL करता है। ये सभी मिलकर भारत की सुरक्षा को आत्मनिर्भर बना रहे हैं।